मंच के माध्यम से उसने सवाल किया कि अगर तुम प्रधानमंत्री बनते हो, अगर तुम्हारी सरकार बनती है, क्या तुम सभी विभागों का जो निजीकरण हो गया है उसको राष्ट्रीयकृत करने का काम करोगे? क्या उनके सरकारी विभाग पुनः करोगे? तो राहुल गांधी ने 1 मिनट बगैर लगाए, बगैर 1 सेकंड के जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। अब आप समझ लीजिएगा कि वो हमें पीडीए को ध्यान देना चाहिए कि हमें बहुजन मुक्ति पार्टी का जो हमारा नेतृत्व आदरणीय बाबुल मेश्राम साहब के निर्देशानुसार जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी कार्य कर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। साथियों, साथ में एक और आपको बात बताना चाहूँगा, हमारा साथ नाम जो है वीरांगना फूलन देवी के परिवार से जो जोड़ा जाता है, रिश्तों से जोड़ा जाता है। जिस वीरांगना फूलन ने मात्र एक महिला ने अकेले चंबल घाटी जो 650 किलोमीटर की लंबाई की दूरी है, 3 राज्यों का प्रशासन हिला दिया। 3 राज्यों को हिलाने के बाद केंद्र की सरकार भी हिल गई थी। तो अब आप समझ लीजिएगा यहाँ पर कितने सारे जो लोग हैं, अब गोली नहीं बोली पर्याप्त है। आप सभी लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को तैयार करेंगे। सभी का आभार, धन्यवाद। जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। धन्यवाद सर। अब मैं चाहता हूँ माननीय परविंदर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, सर आप आएँ और अपनी बात रखें। माननीय परविंदर प्रताप सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय। बोल 85, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश का ये 7वां उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में हमारे तमाम सम्मानित साथी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय वामन मेश्राम साहब का आभारी हूँ कि इस अधिवेशन को अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि लगातार प्रतिदिन उनका दौरा रहता है और बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता है। उस व्यस्ततम शेड्यूल में से जो राज्य अधिवेशन चल रहे हैं बामसेब के, उनमें से समय निकाल करके बहुजन मुक्ति पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामधारी दिनकर साहब, और हमारे बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट से विद्वान अधिवक्ता माननीय कृपाशंकर साहब, जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ में 24 घंटे तत्पर रहते हैं हमारे आंदोलन की गति बढ़ाने के लिए। समय समय पर कार्यकर्ताओं को जो दुश्मनों के द्वारा समस्या पैदा की जाती है उसके लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं, मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। साथियों, बहुत अच्छे विषय आप लोगों ने बनाए हैं। आज के प्रासंगिक विषय हैं। देश में हजारों राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों? पहले भी हम लोग इस पर कई बार देश भर में अभियान चला चुके हैं और फिर से ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों ने विषय बनाया है। दूसरा, वोट का अधिकार शासक बनने के लिए और शासक बनाने के लिए दिया हुआ अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। ये 3 विषय, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करना, मंडल कमीशन सचर कमीशन को लागू न करना, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाना, यह शासक वर्ग की षड्यंत्रकारी चाल है। एक चर्चा, बहुत ज्वलंत विषय है साथियों। तो ये
अधिवेशन केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, बल्कि लगभग 80% राज्यों में हम लोगों ने अधिवेशन संपन्न करा लिए हैं अलग अलग राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नेतृत्व में। ये सारे देश भर में अलग अलग राज्यों में जो पार्टी के अधिवेशन हो रहे हैं, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन 4 अक्टूबर को मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला है। उसकी तैयारी के अंतर्गत ही ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी में आज का ये कार्यक्रम है। तो जो विषय हम लोगों ने बनाए साथियों कि बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों, उस विषय के संदर्भ में मैं 2-3 बातें आप तक कहूँगा। देश में गुंडे मवालियों का, विदेशियों का राज समाप्त करके कानून का राज, इस देश के मूल्यवासियों का राज स्थापित करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। दूसरा, भारत के संविधान पर आज तक शासक वर्ग के लोगों ने एक सिंगल लाइन पर अमल नहीं किया है। वो संविधान की कसम जरूर खाते हैं, जिस दिन नामांकन करते हैं एमएलए एमपी का, उस दिन से लेकर के मिनिस्टर बनने तक, प्राइम मिनिस्टर बनने तक उसी संविधान की शपथ लेते हैं, मगर उस संविधान की एक लाइन पर वो अमल नहीं करते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान को अक्षरशः लागू करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी ही कर सकती है। इसलिए आप लोगों को इसको जन जन की पार्टी बनाना है। हमारी महिला और बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार जो भाजपा की है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मगर आज जिस तरीके से जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर में और साथ में सारे देश भर में ही जिस तरीके से आज हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, तो वो बहुत शर्मनाक बात है। तो ये जंगल राज को खत्म करने के लिए, हमारी माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोगों को इस पार्टी को बूथ स्तर तक की पार्टी को बनाना होगा, बूथ स्तर तक हमारा नेटवर्क खड़ा करना होगा। युवाओं को, जो आज एक बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार हो गई है देश के अंदर में, उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए और संख्या के अनुपात में उनको संवैधानिक हिस्सेदारी देने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। साथियों, हमारे अन्नदाता किसानों को रात दिन मेहनत करने के बाद भी उनकी फसल का उचित मूल्य भी उनको नहीं मिल पाता है। भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए। 70-75 साल के अंदर में वो अन्नदाता किसानों को उनकी फसल का मूल्य दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। जितनी वो लागत लगाते हैं, कम से कम उन लागत का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। आज की तारीख में हमारे ओबीसी समाज के भाई, जो मूल्यवासी भाई हैं, वो आज तक इतने लंबे समय के बाद भी संविधान कहता है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो, मगर कांग्रेस और बीजेपी के डीएनए के अनुसार विदेशियों के द्वारा बनाई हुई जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने जानवरों की तो जनगणना कराई, मगर ओबीसी समाज की जनगणना नहीं कराई। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध जो किया है उन लोगों ने। ओबीसी समाज को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना करवा करके ये बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। वो काम हम लोग करेंगे। साथियों, मुस्लिम नौजवानों को किस तरीके से मॉब लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दी जाती है, एक समाज को टारगेट करके दूसरे समाज के लोगों को, हमारे मूल्यवासी भाइयों को हिंदू के नाम पर बदलाने के बाद वो मुस्लिम नौजवानों के साथ भिड़ा करके, और इतने जब तक वो इंसान मर नहीं जाता तब तक वो मॉब लिंचिंग का कार्यक्रम चलता रहता है। इसलिए साथियों, ये मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए कम्युनल वायलेंस एक्ट बनाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो भी लोग भारत के ही मूल्यवासी लोग हैं, इसलिए हम उनको उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लागू करेंगे। अभी तक मुसलमानों के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई,
बहुत सारे कमीशन उठाए गए, मगर उन कमीशनों पर भी कोई मतलब नहीं निकला। भैया वोट ले रहे होते हैं तो केवल वोट के समय पर उनका काम वो बिठाते हैं, उनको सांत्वना देने का काम करते हैं, मगर जैसे सत्ता आती है, सरकार बनती है, तो उसके साथ में फिर से धोखाधड़ी होती है, धोखेबाजी होती है। तो उसको न्याय दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। SC ST के साथ साथ OBC को भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिलना चाहिए, ये उनका हक है। वो लागू करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। साथियों, 100% रिजर्वेशन लागू करने के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाएगा, इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, कल परसों का बयान है, पिछले लगभग एक सप्ताह से इस पर बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। मैंने स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में तमाम उस पर बातें हो रही हैं। एक अंधा पंडा आदमी जो है वो संविधान और संविधान निर्माता के ऊपर टिप्पणी करता है। पता नहीं वो कौन से विद्यालय में, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रकांड पंडित कहता है। वो मरा अभद्राचार्य है, वो मरा अभद्राचार्य है, उसको अकल तक नहीं है, अकल से भी अंधा पैदा आदमी हो। उसने अभी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए। तो मैं बताना चाहता हूं इस अधिवेशन के मौके पर कि उस मरे अभद्राचार्य को कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो पागलखाने हैं। एक आगरा का पागलखाना मशहूर है जो पुराना है, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बरेली में पागलखाना है। जब हमको अवसर मिलेगा हम उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 840 वोल्टेज का झटका उसके दिमाग में लगाएंगे, ये दोनों पागलखाने में। हमको अवसर मिलेगा जरूर दोस्तों। इसलिए आपको बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता है कि तमाम पौधे पंडित जो इस देश के सर्वनाश करने का काम कर रहे हैं, वो मनुस्मृति को ही भारत के संविधान की शपथ ले रहे हैं। भारत में रह रहे हैं शरणार्थी लोग, ये विदेशी लोग, और भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। इसलिए साथियों, इन लोगों का बंदोबस्त करने का काम भी हम लोग करेंगे। अगर ये सही सलामत रहते हैं तो उनके रखेंगे, बाकी तो उनके ऊपर छोड़ा जाएगा। उस समय के क्या करना होगा वो उस समय का वक्त बताएगा। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की सदस्यता हम लोगों को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में फैलानी है। सारे देश भर में काम चल रहा है पार्टी का। इस बार हम लोगों ने 21 राज्यों में अधिवेशन देने का लक्ष्य रखा है। लगभग 80% काम हमारा हो गया है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन भी हमारा मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भी जिस तरीके से आप सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार और भी हमारे संगठन हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई जिस तरीके से एक्टिव होकर के आप अपना काम जन जन तक नीचे फैला रहे हैं, उतना पर्याप्त नहीं है और इससे ज़्यादा हमें काम बढ़ाना होगा। लगातार इस काम में करना है और अगली साल 2026 में पंचायती राज भी, पंचायत का जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत राज का जो चुनाव है वो भी होने वाला है। आपके पास में बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है। ये अभी 6 महीने के अंदर में जो चुनाव होगा, त्रिस्तरीय वाला पंचायत चुनाव, वहां तक आपको सदस्यता अभियान चलाना है। आपको मालूम है 3 प्रकार की मेंबरशिप पार्टी की है हमारी। एक मात्र 30 रुपए की मेंबरशिप है, एक 100 रुपए की सक्रिय मेंबरशिप है और एक आजीवन सदस्यता लेने के लिए 1000 रुपए की मेंबरशिप है। ये आपके पास में एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। इस अभियान को आप लोग जन जन तक फैलाते हैं और आपकी विचारधारा के आधार पर आपके मूलवासी लोग ही अगर पंचायतों के अंदर में प्रधान बनते हैं तो लगभग 59,500 देश के अंदर में गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहां तक हम लोगों को जाना होगा। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो को, हमारी पार्टी के विचारों को उन तक जाना है। वहां अपना सदस्यता अभियान आपको चलाना है। ये पार्टी कोई मिस कॉल मार्ट पार्टी नहीं है कि मिस कॉल मारी और हमारा सदस्य बन गया। ये फिजिकली परिवर्तन करने के लिए आप लोगों को जन जन तक, घर घर तक जाने की जरूरत है। जो लोग शॉर्टकट सोचते हैं, भाजपा के लोग सोचते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े, बहुत बड़े सदस्य रखने वाली पार्टी है, तो वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, मिस कॉल मार पार्टी है। केवल उनको पैसे की जरूरत भी नहीं है, एक एक आदमी ही अरबों खरबों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमारी पार्टी जो परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, ये लगातार हम किसी दुश्मनों के द्वारा उनके इशारे पर, उनके सहारे पर चलने वाले लोग नहीं हैं। ये
जन आंदोलन, जन क्रांति के लिए बनाया गया एक साधन है। इस साधन को आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं और लगातार इस काम को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर समय अभाव के कारण हम लोग आपसे उन बातों को नहीं रख पा रहे हैं। फोनिक तौर पर हम लोग ये बातें आप लोगों से कहेंगे। पंचायत की शुरुआत हम लोगों को आज से ही और अभी से करनी होगी। बाकी की मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब से अपील करूंगा कि आज की हालात परिस्थितियों पर और विस्तार से हमारे साथियों को संबोधित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल 85। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं चाहता हूं माननीय रामधारी दिनकर सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, सर आप आएँ और अपनी बात रखें। माननीय रामधारी दिनकर सर। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। आज के इस बहुजन मुक्ति पार्टी की अध्यक्षता कर रहे बहुजन मूल निवासी नायक परम आदरणीय वामन मेश्राम साहब, माननीय प्रवीण प्रताप सिंह साहब, माननीय विकास चौधरी साहब, अन्य सम्मानित साथी तथा सामने बैठे हुए सभी मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए ये मेरे लिए, मैं आपको बता दूं कि यही रविंद्रालय है जहां पर मैंने वाम सेव की सदस्यता लिया था बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब से। और आज दूसरा मौका है कि इसी हाल में रविंद्रालय में हमारे आज़ादी के महानायक परम आदरणीय वामन मेश्राम साहब आज बहुजन मुक्ति पार्टी की पहली बार जो है यहाँ ये अध्यक्षता करने आए हुए हैं। हमारे लिए ये गौरव की बात है। इसलिए साथियों, चूँकि समय कम है, इसलिए क्योंकि साहब आज की अध्यक्षता में हम लोगों को कुछ विशेष जानकारी देंगे, विशेष आदेश निर्देश देंगे। इसलिए साथियों, मैं अपना पूरा समय मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब को देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहता हूं माननीय चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, सर आप आएँ और अपनी बात रखें। माननीय चौधरी विकास पटेल सर। धन्यवाद संचालक जी। बहुजन मुक्ति पार्टी के 7वें उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, तमाम सम्मानित अतिथियों, वक्ता साथी और पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए साथियों, कई विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए हैं और अभी मेश्राम साहब विस्तार से अपनी बात रखेंगे। समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं केवल कुछ बातें ही इस मौके पर करना चाहता। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस देश में चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हों, सभी के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उनके हक अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे। लेकिन देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुलकर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के मुद्दे को लड़ने के लिए तैयार नहीं। वोट के अधिकार का विषय रखा गया है इसमें। 3.5% ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा संकट भारत में जब पहली बार आया, तो भारत में सबसे बड़ा जो संकट आया वो वोट का अधिकार आया। इससे बड़ा संकट ब्राह्मणों के पास कोई नहीं था। सबसे बड़ा संकट वोट का अधिकार तब भी था और आज भी है। और इसके लिए
इस संकट को टालने के लिए वो तमाम प्रकार का काम करते हैं। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने पहला काम किया, अपने धर्म का नाम बदल दिया। पहला काम किया, अपने धर्म का नाम बदल दिया। जो ब्राह्मण धर्म था उसको हिंदू धर्म कहना शुरू कर दिया। और फिर हिंदू के नाम पर मूर्ख किसको बनाना शुरू किया? ओबीसी को बनाना शुरू किया, एससी को बनाना शुरू किया, एसटी को बनाना शुरू किया। तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और फिर आगे कहा, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा करना है। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद, 700 साल बाद, 1000 साल बाद, जब पैदा करते करते संख्या बढ़ जाएगी तब मुसलमान कब्जा कर लेंगे। इसलिए रोकना है। और रोकना है तो क्या करना है? एससी, एसटी, ओबीसी मिलकर 3.5% ब्राह्मण की पार्टी को वोट देना है। मूर्ख बनाया ओबीसी, एससी, एसटी को, धर्म का नाम बदल लिया। अगर ओबीसी, एससी, एसटी को यह पता चल जाए कि ये मूर्ख बना रहे हैं, ये जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म तुम्हारा तुम अपने पास रखो, हमसे क्या लेना देना? ओबीसी को ब्राह्मण धर्म से क्या लेना देना? एससी को ब्राह्मण धर्म से क्या लेना देना? एसटी को ब्राह्मण धर्म से क्या लेना देना है? तो इसलिए वो हमको मूर्ख बना रहे। मतलब 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों को यह लग रहा था कि हम 3.5% लोग जिनको अछूत बनाए, जिनको शूद्र बनाए, जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किए, उनका वोट तो ले नहीं सकते। और अगर वो हमको वोट नहीं देंगे और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मिलकर अपनी पार्टी बनाने का काम करेंगे तो आजाद भारत में 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा नहीं करवाया जा सकता। इसलिए उन्होंने पहला काम किया, धर्म का नाम बदला, हिंदू बने। दूसरा काम उन लोगों ने किया, कुछ ब्राह्मण सेकुलर ब्राह्मण बन गए, वो कांग्रेसी हो गए। कुछ ब्राह्मण दूसरे सेकुलर ब्राह्मण बन गए, वो कम्युनिस्ट हो गए। और कुछ ब्राह्मण कम्युनल बन गए और हिंदू हिंदू कहकर वोट लेने लगे। मतलब ब्राह्मणों की कांग्रेस हो गई, ब्राह्मणों की बीजेपी हो गई, ब्राह्मणों की कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। ब्राह्मणों ने तीसरा भी काम किया। ब्राह्मणों ने तीसरा काम किया, कहा ये हर 10 साल में गिनती होती है, तो हर 10 साल में पता चलता है कि ब्राह्मण 3.5% है, 3.5% है, 3.5% है, 3.5% है। अगर हर बार ये आंकड़ा आता रहेगा ब्राह्मण 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, तो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग सोचेंगे ये बार बार 3.5 वाले पार्टी की सरकार बन रही है, हमारी कब बनेगी? इसलिए कहा ये झंझट ही मुक्त कर दो, जाति के आधार पर गिनती बंद कर दो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाति के आधार पर गिनती बंद कर दिया। फिर ब्राह्मणों ने देखा कि शेड्यूल कास्ट को तो आरक्षण मिल गया, बहुत रोकते रहे, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं रोक पाए। शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिल गया, नहीं रोक पाए, अब ओबीसी का रोक लो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5% और अगर कहीं ओबीसी को मिल गया 52% तो ये 74.5% हो जाएंगे। और माइनॉरिटी इनके साथ चला जाएगा तो ये 85 से 90% हो जाएंगे। फिर खतरा पैदा हो जाएगा। ओबीसी को अगर अपने पाले में रखना है तो ओबीसी को आरक्षण नहीं देना है, तो ओबीसी का आरक्षण रोक दो। तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी तक, आडवाणी तक सब मंडल कमीशन कालेलकर कमीशन के विरोध में रहे और लड़ते रहे कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब एससी, एसटी को आरक्षण मिला था और ओबीसी को नहीं मिला था तो ओबीसी को भड़काया जाता था, अरे तुमको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? अरे सब आरक्षण वाले ले जा रहे, शेड्यूल कास्ट वाले ले जा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले ले जा रहे हैं। और इससे 52% ओबीसी को 3.5% ब्राह्मणों के फेवर में खड़ा करने में मदद मिलती थी। तो कई काम ब्राह्मणों ने किए मगर उनका संकट खत्म नहीं हुआ। फिर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पार्टियां बनाना शुरू किया। मान्यवर काशीराम साहब आए और कहा ये एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी ये बहुजन है और इनकी संख्या 85% है, और कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और डंके की चोट पर मान्यवर काशीराम साहब आजाद भारत में पहले नेता थे
जिन्होंने डंके की चोट पर 85 और 15 का नारा लगाया और डंके की चोट पर कहा ये 85 वोट हमारा है, 15 तुम्हारा है, ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं चले। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इसी लखनऊ में, जब पिछड़े वर्ग के लोग उस्ताद सिंह चौरसिया और तमाम लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को मिले थे और ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर आप जैसा नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला इसलिए उनको अधिकार मिल गए, हमारे पिछड़े वर्ग में कोई आप जैसा नेता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारा भी नेतृत्व करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब देते हुए सबके सामने मंच से कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग इकट्ठा हो गए उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेंगे। ये बाबा साहब ने कहा था और मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कर कर दिखाया। और जब विधानसभा में मारपीट हुई तो केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर लाना पड़ा। तो ये बड़ी चुनौती हो गई कि इतना रोकने के बाद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये रुक नहीं रहे हैं, इसलिए फिर ईवीएम का मुद्दा आया और इसलिए फिर पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाने की, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट से लड़ाने की साजिश शुरू हुई। और फिर जो बहुजनों की पार्टियां बनी थी उसमें ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया। एक कांग्रेसी ब्राह्मण है, एक भाजपाई ब्राह्मण है, एक कम्युनिस्टी ब्राह्मण है, एक और ब्राह्मण है वो समाजवादी ब्राह्मण है, मधुलिमीय जैसे ब्राह्मण जिन्होंने ओबीसी पर क्रीमी लेयर थोपवाने का काम किया, और एक और ब्राह्मण है बहुजनवादी ब्राह्मण जो बहुजन समाज की पार्टियों में घुसकर बात तो बहुजन समाज की करते हैं लेकिन सारी रिपोर्टिंग आरएसएस को करते हैं ताकि इस पार्टी को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। और जब सब पार्टियों में घुस गए तो आज नतीजा ये हो गया कि जो पार्टी कभी 15-85 का नारा खुलेआम लगाती थी, जो पार्टी कभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाती थी, आज वो पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहने से डरती है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। कौन रोक रहा है ये कहने से? अन्याय अत्याचार किसके ऊपर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, किसका गला काटा जा रहा है, किसके साथ मारपीट की जा रही है, किसकी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा क्या? वामन मेश्राम साहब आंदोलन चला रहे, आज सबकी मजबूरी हो गई, ब्राह्मणों की पार्टियों की भी और बहुजनों की पार्टियों की भी, ओबीसी एससी एसटी की बात करो तो आज राहुल गांधी भी उतर आए हैं, नरेंद्र मोदी भी उतर आए हैं और दूसरे लोग भी उतर आए हैं कि हम ही ऐसी हैं ओबीसी एससी एसटी के। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो शाकाहारी बनने का नाटक करता है, वो शाकाहारी भेड़िया नहीं हो सकता है, शाकाहारी बनने का नाटक करता है ताकि भोला भाला जो जंगल का जानवर है, हमारे लोग दयालु बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही वो हमारे मुद्दे बोलना शुरू करते हमारे लोग कहते हैं अब बदल गया, उसका मन बदल गया। ऐसे जंगल का जानवर सोचता है भेड़िया ने घोषित कर दिया हम शाकाहारी हो गए, मन बदल गया होगा, मन बदल गया होगा, बेचारा खाएगा क्या, चलो कुछ खिला के आते। जैसे खिलाने जाता है भेड़िया खाना नहीं खाता है, उसी को खा जाता है क्योंकि वो बदला नहीं है, बदलने का नाटक कर रहा है। इसलिए ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को सतर्क करो, जो इतिहास में तुम्हारे साथ गड़बड़ी किए हैं वो भविष्य में भी आपके साथ न्याय नहीं कर सकते। महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने लाया था तब राहुल गांधी नेता थे, ओबीसी को आरक्षण मिला था क्या? जाति जनगणना के साथ धोखेबाजी हुई थी तब राहुल गांधी नेता थे, ओबीसी के साथ न्याय हुआ था क्या? आज घूम रहे हैं, जब विपक्ष में है वोट लेना है, हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, तो समझ लेना भेड़िया शाकाहारी होने का नाटक कर रहा है। चाहे वो कांग्रेस का भेड़िया हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, ये समझने की जरूरत है। कौन रोक रहा है आज अखिलेश यादव जी जैसे लोगों को जो पीडीए की बात कर रहे हैं लेकिन पीडीए का सही अर्थ नहीं बता पा रहे हैं? कभी कहते हैं ए का मतलब अगड़ा होता है, कभी कहते हैं ए का मतलब औरत होता है, कभी कहते हैं पी का मतलब पंडित होता है, कभी कहते हैं पी का मतलब पत्रकार होता है। खुद भी कंफ्यूज है, समाज को भी कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अगर आपकी लाइन क्लियर है तो आप क्लियर लाइन बताओ ना, आप क्लियर लाइन बोलो। आप गुमराह करने की बात, इधर की बात उधर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो उनके तमाम नेताओं से मिलता हूं, वो पीडीए का नारा देते हैं और फिर नेता प्रतिपक्ष किसको बना देते हैं? आप लोग देख रहे हैं, सब आपके सामने है। उनके कई नेताओं से हमने बात किया, उनके बड़े नेताओं ने कहा इससे नुकसान हुआ, तो हमने कहा समझाते क्यों नहीं अखिलेश जी को? बोले वही लोग घेरे रहते,
जब हर पार्टी में घुसपैठ है तो आपका ठिकाना कहां भाई बहुजनों? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का ठिकाना कहां है? तो वो ठिकाना यहां है और कहीं ठिकाना नहीं है। अपने घर के पहचानो, अपने ठिकाने को मजबूत करो, कोई और ठिकाना नहीं खोजो। एक और आखिरी बात कहना चाहता, हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे कि साहब हम तैयारी तो करें बीएमपी की, ईवीएम आ जाएगी तो, ईवीएम में चोरी हो जाएगी तो हमने कहा भाई चोरी करने दो ईवीएम को, उसके लिए मेश्राम साहब बैठे हैं, वो निपट लेंगे। आप वोट डलवाओ, आप चोरी का झंझट छोड़ो, वो मेश्राम साहब के जिम्मे छोड़ दो, वो निपट लेंगे। आप क्या करो, आप बूथ लेवल का संगठन बनाओ और आप वोट डलवाने का काम करो, बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम करो, क्योंकि आज बहुजनों का सही लड़ाई लड़ने वाला कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोगों के चेहरे मीडिया में चमकाए जा रहे हैं, तो मीडिया भाई हमारे तुम्हारे रिश्तेदारों का है तो बता देना है। अगर मीडिया हमारे तुम्हारे रिश्तेदारों का नहीं है तो जिसका चेहरा चमकाया जा रहा है तो चमकाने वाला का फायदा है कि जिसका चेहरा चमक रहा है उसका फायदा है। अरे जो चमका दूसरा रहा है तो जो चमका रहा है उसका भी फायदा होगा, जिसकी मीडिया है उसका फायदा होगा। तो अपने फायदे के लिए हमारे समाज के आदमी का चेहरा चमका रहा है ताकि आपको समझ में आए। अरे मेश्राम साहब तो इतना दिन से लड़ रहे हैं, टीवी पर कभी नहीं आए, इतना दिन से लड़ रहे टीवी पर नहीं आए, देखो ये टीवी पर आ गया, ये टीवी पर आ गया, ये टीवी पर आ गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी अखबार हमारा नेता बनाएगा? टीवी अखबार हमारा नेता तय करेगा या हम अपना नेता तय करेंगे? इस देश का बहुजन समाज अपना नेता तय करेगा? कौन तय करेगा? ये हम तय करेंगे, लेकिन ये हमें इतने से समझने से काम नहीं चलेगा। ये समाज को समझाना पड़ेगा, जो हम आप समझ रहे हैं ये समाज को समझाना पड़ेगा। और समाज को समझाने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ेगा, एक एक घर पे बैठना पड़ेगा, 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको आधे घंटे 1 घंटे का कैडर कैंप खड़ा करना पड़ेगा। काशीराम साहब ने बीएसपी खड़ी की तो ऐसे नहीं खड़ी किया, छोटी छोटी मीटिंगें कार्यकर्ता गांव-गांव में 10-10 आदमी की, 5-5 आदमी की, 20-20 आदमी की, किसी के दरवाजे में, किसी के घर के अंदर में, किसी के कमरे में, किसी के मड़हे में, मड़हा में, तब हुई मीटिंग, तब खड़ी हुई पार्टी। तो अगर हमको भी करना है, अगर विकल्प आज गैप है, आज एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और कम्युनिस्ट है, और इसके अलावा जितनी पार्टियां जो बहुजनों का नाम लेती हैं उनकी औकात नहीं है खुलकर बहुजनों की पैरवी कर दे। जब बहुजन वर्ग से जो उनका मामला आता है उनका झुकाव उधर चला जाता है। कौशाम्बी जैसे प्रकरण में हम लोगों ने अभी भी देखा है, जब लोग विपक्ष में और जब सत्ता में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा है क्या क्या हुआ है। तो इसलिए अब हमको किसी के भरोसे नहीं रहना है। कर बहिया बल आपनो, छोड़ पड़ाई आस, दूसरे की आशा उम्मीद छोड़कर हमें अपनी ताकत निर्माण करना होगा और इसके लिए गांव-गांव जाना होगा, बूथ कमेटियां बनाना होगा। अभी से यहां जाके मीटिंग करो, तय करो कि जिला पंचायत हमारे जिले में कितनी है, कौन कौन लड़ेगा तय करो और उसको कह दो, जान लगा दो, गांव-गांव जाओ, मोटरसाइकिल लेके घूमो। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हम राजनीति कैसे करें। अरे काशीराम साहब ने भी तो कहा 1 नोट 1 वोट से राजनीति करो, तो करो उससे। मोटरसाइकिल लेकर जाओ, गांव में 25-50 की मीटिंग लगाओ, रुमाल बिछाओ, आजादी मांगो, पैसा मिलता तेल डालो, दूसरे गांव में जाओ, क्या दिक्कत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, तो आपके पास एक ताकत है जो आपके अंदर है। तथागत कहते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप तय करते हैं कि हमें जिला पंचायत बनना है, आप बन जाएंगे। अगर आप तय करते हैं हमें विधायक बनना है तो बन जाएंगे। अगर आप तय करते हैं हमें सांसद बनना है, आप बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी चुका देना पड़ेगा। कीमत चुकाए बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जो आपके पास है वो कुर्बान करो, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तो गांव-गांव इस संगठन को बनाना होगा। और अभी पंचायत चुनाव जो होने वाला है, यहां से जाने के बाद इसकी तैयारी शुरू करवाना है और गांव-गांव में मीटिंग, कैडर कैंप करना है, कमेटियां बनाना है। अगर इस प्रकार से काम आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से अभी 27 के चुनाव को 1 साल से ज्यादा है। अगर हम बूथ लेवल की कमेटियां बनाते और तैयारी करते, एक विधानसभा में 400, 350
बूथ होते हैं, अगर 50 वोट एवरेज भी हम एक बूथ से निकालते हैं हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। आप बताओ 1000 वोट में आप 50 वोट नहीं तैयार कर सकते? तैयार कर सकते हैं अगर काम किया जाए। 100 वोट तैयार कर सकते हैं, 200 वोट तैयार कर सकते हैं, बूथ जीत सकते हैं। अभी बहुत समय है विधानसभा चुनाव का, अगर अभी से हम लोग तैयारी करें तो जिला पंचायत भी जिताएंगे और विधानसभा भी जिताएंगे और अगली उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुजन मुक्ति पार्टी की भागीदारी होगी। हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये हम तय कर सकते हैं। और इसके लिए केवल हमें मेहनत करना और कुछ नहीं करना है, केवल मेहनत करना है। तो ये करने का काम आप लोग करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सुरेश कुशवाहा जी मंच पर आ जाएं, माननीय छेदी खोटे जी के पास आपको बुला रहे हैं। साथियों, एक सूचना बहुत दुखद है। गाजीपुर जिले से बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष नौजवान, जो कि 28 साल उम्र थी, छोटे छोटे बच्चे थे दो, और 11 सितंबर को वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। मैं घड़ी में 2 मिनट का शोक सभा साहब के नेतृत्व में रखना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों। इस कार्यक्रम में 1,34,440 रुपये का फंड प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से साहब को भेंट की जाएगी। तो मैं चाहूँगा एडवोकेट मुकेश कुमार जी, लाल बहादुर त्यागी जी, महेंद्र कुशवाहा जी, एडवोकेट कृपा शंकर प्रसाद जी, अमर बहादुर कुशवाहा जी, राजकुमार मौर्य जी, छेदी खोटे जी, RPS विजेता जी, KT सोनकर जी, निर्मल यादव जी, सूर्यदेव सिंह यादव जी, ओम प्रकाश सागर जी, श्रीनाथ मौर्य जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी और ओमवीर सिंह, आप सभी मंच पर आए और निधि भेंट करें। हाँ साथियों, एक सूचना और है कि आजमगढ़ से एक बस आई थी और 26,000 देना था, उसको पूरा पैसा हम वहाँ दे दिए थे, लेकिन 11,000 अभी हमने 1 घंटा पहले ड्राइवर को दिया है। अब वो ड्राइवर से कहीं गिर गया, बड़ा रो रहा है, गरीब आदमी ड्राइवरी करता है। अगर किसी सज्जन को मिला हो तो उसको 11,000 जिम्मेदारी से वापस कर दीजिए, उसके तनख्वाह से कटेगा। 11,000 रुपया हम लोग दिए हैं, वो कहीं गिरा दिया है। साथियों, अब
बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। सर आप आएँ और कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। नारा 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 बैठ जाइए। साथियों, हेलो। बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश का 7वां राज्य अधिवेशन हो रहा है। कंक्लूडिंग करने के लिए, समापन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, तमाम बातें आप लोगों के सामने आ गई है। कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात हम लोगों को समझना है, कुछ सैद्धांतिक बातें होती हैं जो हमारे लोगों को ठीक से समझ में नहीं आती है, इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है, लोग सत्ता परिवर्तन में और व्यवस्था परिवर्तन में फर्क नहीं कर पा रहे। सत्ता परिवर्तन अलग होता है, व्यवस्था परिवर्तन अलग होता है। तो सत्ता परिवर्तन का मतलब है, यदि कांग्रेस का राज है और कांग्रेस का राज जाकर वहाँ बीजेपी का राज आ रहा है और बीजेपी का राज जाकर बहुजन मुक्ति पार्टी का राज आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो केंद्रीय सत्ता है उसमें बदलाव हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये सत्ता परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्था परिवर्तन का कार्य शुरू करना पड़ता है। व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता पर नियंत्रण होना जरूरी होता है। अगर मान लो नियंत्रण ब्राह्मणों का है सत्ता पर, तो वो व्यवस्था को अपने अनुकूल तरीके से बदलने का काम करता है। कैसे? जब केंद्र में सत्ता होती है तो लोकतंत्र जो 4 पिलर पर खड़ा है उसमें सत्ता परिवर्तन होने के बाद सत्ता के नियंत्रण में सारे साधन आ जाते हैं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि केंद्र की सत्ता आने के बाद बजट पर, केंद्र सरकार की बजट पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो केंद्र सरकार का बजट कितने रुपए का है? तो हमारे लोग बोलेंगे हमें क्या लेना देना है उससे, हमें ही लेना देना होगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि केंद्र की सत्ता का जो बजट है वो 42 लाख करोड़ रुपए का है। आप सुन रहे होंगे 42 लाख करोड़ रुपया,
तो कुछ लोगों के समझ में आ रहा होगा और कुछ लोगों के और ज़्यादा लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि 42 लाख करोड़ आंकड़ा होता कितना है। आ रहा समझ में आ रहा है कितना आंकड़ा होता है? 42 लाख करोड़। अभी भी मुझे नहीं लगता कि समझ में आ रहा होगा ये आंकड़ा है कितना। अनपढ़ लोगों के लिए नहीं पूछ रहा हूं, ये पढ़े लिखे लोगों को ना समझने वाला आंकड़ा है। और इतना करोड़ का भारत सरकार का बजट है एक साल का, केवल एक साल का। एक साल में इतना पैसा केंद्र सरकार के पास आता है और केंद्र सरकार मार्च एंड तक कंपलसरी खर्चा करना बंधनकारक है। उसे आगे ये पैसा खर्चा करने का काम बंद हो जाता है, फिर अगले साल का बजट शुरू हो जाता है। तो इतने लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास आता है, उसी तरह से अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं और अलग अलग राज्य सरकारों का बजट अलग अलग है। फिर लखनऊ है तो लखनऊ तो महानगर है, तो महानगर है तो महानगर पालिका होगी। महानगर पालिका होगी तो महानगर पालिका को टैक्स लगाने का अधिकार होगा, फिर पैसा इकट्ठा होगा, फिर खर्चा करने का काम होगा, ये बजट अलग होगा। तो लखनऊ महानगर पालिका के साथ साथ लखनऊ जिला भी है ना? और ऐसे 75 जिले हैं आपके यहां, शायद 75 नहीं 80 जिले। 80 लोकसभा है कि जिले है? लोकसभा है, 75 जिले। तो 75 जिले हैं तो 75 जिले में जिला पंचायत होगा। तो महानगर पालिका और जिला पंचायत अलग अलग है। आपके उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ और कानपुर महानगर है तो ये दो जगह महानगर पालिका होगी, और अगर इसी के समकक्ष और भी कुछ शहर महानगर होंगे, जैसे इलाहाबाद है तो महानगर है, वाराणसी है तो महानगर है, तो वहां महानगर पालिका है। तो हर एरिया का अलग गवर्नमेंट होती है और उसका बजट होता है। उसी तरह से तालुका का होता है, तहसील का होता है, ग्राम पंचायत का भी होता है। तो ये सारा पैसा इकट्ठा होता है और 12 महीने में खर्च होता है। तो इतना सारा पैसा है, और ये सारा पैसा जो देश चलाने का काम है और देश में रहने वाले लोगों के विकास का काम है, उसके लिए खर्चा होते रहता है। अगर मान लो ब्राह्मणों की पार्टी है तो ब्राह्मण निर्धारित करेगा ये पैसा किस मत पर खर्चा होना चाहिए, गरीब पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे कहाँ खर्चा होना चाहिए। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पैसा है, ये पैसा इकट्ठा होकर फिर उन्हीं लोगों के पास जा रहा है, गरीबों के पास नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि विकास की योजनाएं और उसके लिए बजट एलोकेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के नियंत्रण में बजट है। ये सारा बजट सत्ता के नियंत्रण में है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए यदि वर्ण के आधार पर बनी हुई व्यवस्था है तो वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, सबसे नीचे शूद्र है,
वर्णा सिस्टम में। ये शूद्र कौन है? ओबीसी के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, अछूत है। ये भी पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। अछूत और शूद्र में क्या फर्क है? ब्राह्मण शूद्र का छुआ खा लेता है, शेड्यूल कास्ट का छुआ हुआ नहीं खाता। ये तो मालूम है ना। ये बारीकियां हम लोगों को मालूम होना जरूरी है, और इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये बारीकियों की जानकारी और ज्ञान होगा तो सत्ता आपके नियंत्रण में रहेगी। तो सत्ता का उपयोग और प्रयोग वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर, महिलाओं के दास्ता के आधार पर, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया उसके आधार पर एक ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बनाई गई, जिसके नियंत्रण में सत्ता होती है वो बनाते हैं, जिनके नियंत्रण में सत्ता होती है वो इसको बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उसको बदलने नहीं देते। जब ये बदल जाती है तो ब्राह्मण ऊपर है, सबसे ऊपर है। अगर ब्राह्मण सबके ऊपर है और अगर ये बदल गई और ऐसी हो गई तो ब्राह्मण धड़ाम से सबसे ऊपर से सबसे नीचे गिर जाता है। तो ब्राह्मण समझ लो अभी खुश होने की उतनी जरूरत नहीं है, अभी केवल समझने की जरूरत है। अभी मैं केवल समझा रहा हूं, गिरा नहीं रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। गिराने के लिए पहले समझना जरूरी है। समझ में आएगा तो फिर इसमें बदलाव कैसे करना है, ये करने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सत्ता परिवर्तन जो है ये संगठित शक्ति के बगैर नहीं होता है। जो सत्ता परिवर्तन है वो संगठित शक्ति के बगैर नहीं होता है, और व्यवस्था परिवर्तन संगठित शक्ति से नहीं होता है, सत्ता परिवर्तन से होता है। संगठन से सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता पर जब नियंत्रण होता है तो उस सत्ता का उपयोग व्यवस्था बदलने के लिए करना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण हर जगह घुस जाता है और वो अंदर जाके उसको रोक देता है। मायावती सत्ता में आई तो फिर ब्राह्मण लोग घुस गए थे, और फिर उन्होंने उनके हिसाब से उनको चलाने का काम किया। मायावती को जब 403 में से 207 विधानसभा की सीटें मिली थी तो उसको 30% वोट मिला था। मायावती को 30% वोट मिला था। अभी वो नीचे गिरते 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 कहां तक गिर गया? 7%। तो 30% था वो 7% आ गया। तो 7% से तो एक भी एमएलए चुनकर नहीं जाएगा। तो मायावती का एक हाथ है क्या? है? नहीं है? एक है, है? वो जो एक था वो उनके पार्टी में ही है कि छोड़ के चला गया? है। चलो थोड़ा खुशी की बात तो है कि एक चुनकर आया और वो छोड़ के नहीं गया। हाँ। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि अब एक है तो अब 7% में वो एक रहेगा क्या? रहने की संभावना नहीं है। तो ये आंकड़े हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में हम लोगों को
ये बात थोड़ा समझना होगा। बामसेप ने ये ताकत, संगठन शक्ति की ताकत पैदा की थी और उसकी बदौलत मायावती मुख्यमंत्री बन पाई। आरएसएस जैसे सामाजिक संगठन ने बीजेपी को दिल्ली में पहुंचाया। दो बातें समझा रहा हूं। बामसेप ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, सामाजिक संगठन ने, और आरएसएस ने भाजपा को दिल्ली में पहुंचाया। आ रहा, समझ में आ रहा? सामाजिक संगठन ने, बामसेप ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। बामसेप अब मायावती के समर्थन में नहीं है, तो क्या स्थिति हुई? धड़ाम से 7% में आ गई। अब मायावती ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है, तो भतीजे को लाया है, भतीजे को लाया ना, और भतीजे को भी काम नहीं करने दे रही, उसको भी उठा पटक करवा रही है। मतलब ये भी आप लोगों के सामने है। तो आरएसएस जैसे सामाजिक संगठन ने नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री के स्थान पर पहुंचा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक शक्ति, सामाजिक संगठन, राजनीतिक सत्ता हमारे लोगों को दिलवा सकती है, तो सामाजिक संगठन की शक्ति को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये काम हो सकता है क्योंकि ये काम इस तरह से हुआ है, एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा। तो आप लोगों को ये संगठन बूथ लेवल तक बनाना है। कैसे बनेगा? अभी टोटल 36 स्टेट है। 36 में से 32 राज्यों में मैंने अकेले ही इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, 625 जिलों में 32 राज्य, टोटल 769 जिले हैं, उसमें से 625 जिलों में 36 में से 32 राज्यों में संगठन फैलाया। उम्र के 19 साल की मेरी उम्र थी, अभी 67 चल रहा है, तो 48 साल हो गए। इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। तो अब आपको इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, अभी हमारी प्राथमिकताएं संगठन बनाने की नहीं है। अभी हमारी प्राथमिकताएं बने बनाए संगठन का उपयोग एक्शन करने के लिए करने की है। इसलिए अब हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के काम में थ्रस्ट दे रहे। अभी हमारा जो थ्रस्ट है वो क्या है? राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने में हमारा थ्रस्ट है। तो ये आंदोलन आप 2030 तक, टाइम बाउंड प्रोग्राम हमने बनाया, 2025 चल रहा है, 2030 तक हर 6 महीने में एक बार आंदोलन करेंगे, सड़कों पर लोगों को उतारेंगे, और ऐसा 2030 तक करेंगे, और हर 6 महीने के बाद ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। मान लो 6 महीने में आपने बूथ लेवल का संगठन खड़ा किया, फिर कुछ बूथ बच गए, जितने आपने संगठित किया उतने लोग आंदोलन में आ गए, फिर उतने लोगों को लेकर आपने अगले 6 महीने में आंदोलन किया, तो अगले 6 महीने में और नए बूथ और संगठन बन गया। ऐसा करते करते 6 लाख गांव और 15 लाख बूथ का 2030 में संगठन बड़ा हो जाएगा। 2030 तक 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा होगा। खड़ा अपने आप नहीं होगा,
जब हर जिले में हमारे कार्यकर्ताओं को आंदोलन हर 6 महीने में करना होगा, 6 महीने में जिला मुख्यालय पर सारे जिले के लोगों को लाना होगा, जिला मुख्यालय पर ले आओ और जिला मुख्यालय पर लाकर आंदोलन करो। एक तारीख निर्धारित हम लोग करते रहते हैं और सारे देश भर में उस तारीख को करते हैं, तो आप लोगों को अपने अपने जिले में करना है। हर 6 महीने के बाद बूथ की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्लान बनाकर हर 6 महीने आंदोलन की तैयारी करनी है। आंदोलन एक दिन करना है और तैयारी 6 महीने करनी है। आंदोलन एक दिन करना है बंद का और तैयारी 6 महीने करनी है। तो जब तैयारी 6 महीने करोगे तो स्वाभाविक है हर 6 महीने के बाद बूथ की संख्या संगठन में बढ़ जाएगी और 2030 तक ये 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा होगा। 100% बूथ जो है ये खड़ा हो जाएगा और जब 100% बूथ लेवल का संगठन खड़ा होगा तो फिर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं जन आंदोलन होगा। केवल आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन होगा। तो जन आंदोलन के लिए आपको एक भौगोलिक नेटवर्किंग बूथ लेवल तक खड़ा करना होगा। संगठन बूथ लेवल तक आपको खड़ा करना होगा और आपको बूथ लेवल पर जाना होगा, गांव में जाना होगा, शहरों में जाना होगा और बूथ चुनाव आयोग के बनाए हुए हैं। एक बूथ 1000 वोटर का होता है। 1000 वोटर में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी ये सभी होते हैं। तो आपको भौगोलिक नेटवर्किंग में बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के बाद सोशल नेटवर्किंग में संगठन बनाना होगा। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाने होंगे। क्यों? अगर आपने एक ही बनाया तो क्या होगा, जो पहले से जागृत है वही आएंगे, जो जागृत नहीं है वो नहीं आएंगे। तो जो जागृत नहीं है उनको लाना है, जो जागृत है वो तो आ ही जाएंगे। जो जागृत नहीं है उनको लाने के लिए क्या करना होगा, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड, एकदम लोएस्ट लेवल पर जो बैकवर्ड है उनका संगठन बनाओ। जब उनका संगठन बनाओगे स्वाभाविक रूप से वो भी आपके आंदोलन के साथ जुड़ जाएगा और आंदोलन जब होगा तो मोबिलाइजेशन में वो भी आएगा। सेम प्रिंसिपल शेड्यूल ट्राइब के लिए करो। शेड्यूल ट्राइब मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, फिर उसके बाद नॉमेडिक ट्राइब, फिर उसके बाद MBC, फिर उसके बाद OBC, फिर उनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूहों के 14 संगठन खड़े हो जाएंगे। 1000 वोटर में 14 संगठन। जब 1000 वोटर में 14 संगठन बनाओगे तो कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी का आदमी आपके संगठन के प्रभाव क्षेत्र के बाहर नहीं रहेगा, वो अंदर आ जाएगा। जब आपके संगठन के प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ जाएगा और जब अंतिम आंदोलन होगा तो वो आंदोलन में हमारे 85% के जो लोग हैं वो सहभागी हो जाएंगे। तो आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन विशाल जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अगर हम इसी तरह का आंदोलन करना चाहते हैं और ब्राह्मणों से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसा करना। यहां भाषण करने से नहीं होता। दूसरा, हर जिले में
वीकली हर जिले में जो काम बता रहा हूं ना आपको करने के लिए, वो हर जिले में वीकली हफ्ते में मीटिंग करो और हफ्ते का काम निर्धारित करो कि कितना बूथ हो गया और समीक्षा करो हफ्ते में। फिर महीने में स्टेट लेवल पर करो। स्टेट के लोग हैं तो महीने में स्टेट लेवल पर करो और 3 महीने में राष्ट्रीय स्तर पर करो। तो हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, जिले में कितना बूथ लेवल का संगठन बन गया, स्टेट में कितना बूथ लेवल का संगठन खड़ा हो गया और राष्ट्रीय स्तर पर कितना हो गया, ये साल भर में ही पता चल जाएगा। जब आप बूथ लेवल का संगठन खड़ा करोगे तो उसमें कम से कम एक आदमी चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर चाहिए। आप ऐसा करोगे तो विशाल संगठन खड़ा होगा। और जितने लोग अभी हमारे संगठन में है, जितने, उससे ये काम केवल साल भर में हो सकता है। जितने लोग हैं अभी, मगर सारे के सारे लोग करने वाले नहीं है, मैं इधर ही जानता हूं। इसलिए मैंने 2030 कहा। इधर मैं जानता हूं कि ये सारे के सारे लोग नहीं करेंगे। जब मैं कहूंगा तो सारे लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ताली भी बजाएंगे। करेंगे नहीं। इस वजह से ये एक साल में जो होने वाला कार्यक्रम नहीं होगा, तो 2030 तक होगा। इसलिए हर हफ्ते समीक्षा होनी चाहिए, हर महीने स्टेट की होनी चाहिए और हर 3 महीने में देश की होनी चाहिए। तो 2030 तक 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा और सोशल नेटवर्किंग में 2 करोड़ सामाजिक समूह, जो सामाजिक समूह 14 महीने बताए ना, उसके ग्रुप बन जाएंगे 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोग सामाजिक समूह बनेगा। उनको जब हम अपील करेंगे आंदोलन की, तो 25 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। गांधी ने किया था, 3 करोड़ लोग उतरे थे, 3 करोड़ मैदान में उतरे थे, अंग्रेज चले गए। 25 करोड़ लोग मैदान में उतरेंगे तो हम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएंगे। ऐसा करना होगा। पहले तो मानसिक रूप से गुलाम होना जरूरी है, ब्राह्मणों के मानसिकता से मुक्त होना जरूरी है। दूसरी मुक्ति है शारीरिक मुक्ति। दूसरी मुक्ति है शारीरिक मुक्ति कि ब्राह्मणों के कर्मकांडों में सहभागी होने से मुक्त होना होगा। कर्मकांड करते रहते ना हमारे लोग, और उसके लिए पंडित जी को देते रहते हैं और पायलागी पंडित जी भी करते रहते हैं। और जो लोग पायलागी पंडित जी करते हैं, जब मुझे मिलते हैं तो मेरी भी पायलागी करते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, साला मैं फेल हो गया। मैं तेरे को पायलागी पंडित जी छोड़ने के लिए बोल रहा, तू ब्राह्मण की छोड़ रहा, मगर मेरी पकड़ रहा है। तो तेरे में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है। तो ये पायलागी जो है, ये आदमी की जो गरिमा है ना, मनुष्य होने की गरिमा जो है, वो पायलागी करने से खत्म होती है। ये वजह है कि हम पायलागी के विरोध में हैं, क्योंकि मनुष्यता जो है ना, मनुष्य की जो मनुष्यता है, वो पायलागी से खत्म होती है। वो मनुष्य की मनुष्यता बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको गिराने का काम ब्राह्मणवाद ने किया। इसलिए हम इसके विरोध में हैं। ब्राह्मण के साथ कोई निजी झगड़ा नहीं है हमारा। ब्राह्मण के खेती के साथ हमारी खेती लगी है। हमारे ढोर डंगर ब्राह्मण की खेती में जाके चल रहे हैं और ब्राह्मण के ढोर डंगर हमारी खेती में आके चल रहे हैं और हमारे फसलों का दोनों का नुकसान हो रहा है। इस वजह से वामन मेश्राम का बामन के साथ झगड़ा हो रहा है। ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं। तो ये झगड़ा मनुष्यता को गिराने का है। तो ब्राह्मणों ने मनुष्यता को गिराने का काम किया ये। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि ब्राह्मण को धरो,
ब्राह्मण को बांधो, ब्राह्मण को पीटो और इतना पीटो कि जान चली जाए। मैं ऐसा कभी किसी को कहता नहीं हूँ, आज नहीं कह रहा हूँ, कल भी नहीं कहूँगा, भविष्य में भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें परिवर्तन करना है। अगर हमारे लोग परिवर्तन के लिए तैयार हो गए तो परिवर्तन हो जाएगा। हमारे लोगों को तैयार करना है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को तैयार करना है, और उसमें भी प्राथमिकता में SC ST OBC जिनकी संख्या 74.5% है। कुछ हद तक जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त है। वो ब्राह्मणों को पायलागी तो कम से कम नहीं करते। अगर मुसलमान है तो मुसलमान ब्राह्मणों को पायलागी तो नहीं करता ना, तो कम से कम मुक्त तो है। तो मूल समस्या SC ST OBC की, तो इन लोगों को तैयार करना ज़्यादा प्राथमिकता में जरूरी है। और इसका संगठन अगर हम तैयार करते हैं तो ये संगठन शक्ति के बल से परिवर्तन होगा। तो ये पहले तो हम लोगों को समझना है, और ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा परिवर्तन होगा। ये बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ। बार बार हम लोग मिशन शब्द का उपयोग करते रहते हैं। मिशन आप लोग भी कभी कभी मिशन शब्द का यूज करते हैं। तो मिशन शब्द का क्या अर्थ है? मिशन अंग्रेजी शब्द है। मिशन शब्द का क्या अर्थ है? महान कार्य। मिशन शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? महान कार्य। ये हमारा कोई कार्य है जो व्यवस्था को बदलना है, ये हमारे लिए मिशन है। व्यवस्था को बदलना है, ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है बदलना है, और बराबरी की व्यवस्था लाना, ये हमारे लिए मिशन है। ब्राह्मण को धरना है, ब्राह्मण को पीटना है, ब्राह्मण को मारना है और जान जाने तक मारना है, ये हमारा मिशन नहीं है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा, और इस तरीके से अगर हम अपना काम करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से अपने मकसद में सफल हो सकते हैं। नेपाल में हो गया, भारत में कब होगा, ऐसा हमारे लोग बोलते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने पूछा, मेजराम साहब नेपाल में आपने एक ट्रेनिंग कैंप लिया और एक ट्रेनिंग कैंप से नेपाल में ऐसा हो गया। अरे हमको श्रेय मत दो। हमारे ट्रेनिंग में वो नेपाल के लोग आए थे, ये बात भी सही तो है। हमने ट्रेनिंग लिया था, नेपाल के लोग आए थे, नेपाल के लोगों में एक विचारधारा की बात, एक अंडरस्टैंडिंग की बात तो गई थी। उन लोगों ने उसको क्राउड में फैला दिया होगा, और अभी जो एक लेडीज को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रिटायर्ड उसको बना दिया प्रधानमंत्री, वो ब्राह्मण है। तो वो बार बार नेपाल में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनमें पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आई हुई है। तो इससे वो ऐसे होता रहेगा, ऐसे वो करते फिर इसको और फिर उसको हटा देंगे और कोई सरकार बना देंगे। वो उनके उम्मीद के अनुसार काम नहीं करेगी, क्योंकि व्यवस्था में बदलाव होना जरूरी है, जो हो नहीं रहा है। तो इस तरह से साथियों, नेपाल की तरह हम लोगों को नहीं करना है, और नहीं करना है तो फिर क्या करना है? संगठन शक्ति का निर्माण करने से करना है। वो क्राउड उधर नेपाल में क्राउड कर रहा है, क्राउड से नहीं बदलाव होगा। संगठन शक्ति से जो बदलाव होगा वो स्थायी होगा, वो ड्यूरेबल होगा, वो लंबा होगा, और जैसा चाहते वैसा होगा। ये ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग ज़्यादा समय लेते हैं संगठन बनाने के लिए। बार बार मैं ज़्यादा जोर लगाता हूँ, और मैंने ज़िंदगी भर संगठन बनाने पर और संगठन शक्ति निर्माण करने पर ज़्यादा जोर लगाया। अभी भी कह रहा हूँ 2030 तक हम लोगों को ऐसा करना है, तो हमारे पास संगठित शक्ति रहेगी, और संगठित शक्ति के बल पर जैसा चाहते हैं वैसा बदलाव। धन्यवाद। धन्यवाद सर, साहब को देखकर